लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डी ब्लॉक, राइट। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट सारा पीरियोडिक टेबल समझ चुके हैं। बस एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एफ ब्लॉक को जो है आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्वियसली वही होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें एंटर करेगा, एफ ऑर्बिटल में, है ना। द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर द एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। यहां तक तो ठीक है, हमें पता है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि लैंथनम जो कि एक्चुअली डी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, 5d1 6s2। हालांकि 6s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एंटर करना चाहिए था 4f में, बट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर ना करके इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर करता है। इस केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंथनम की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती है, तो मैं इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करना चाहती हूँ। तो मैं इसका जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसे f में ना डाल के हम लोग d में डालते हैं, ठीक है। और ऐसा किया जा सकता है बिकॉज देयर द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एन विल बी इन क्लोजर एनर्जीज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा किसी और ऑर्बिटल में जा सकता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, राइट। फिर हम लोग आए थे हैफनियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन था बेटा 5d2 6s2। बट इन दोनों में फर्क था और वो फर्क ये था कि इसके अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 4f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, 4f 0 था। बट जबकि यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हैफनियम में 4s 14 आ गया था और इस वजह से 58 से लेके 71 के जो एलिमेंट्स थे, एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, उन लोगों को हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइट सीरीज में जो है प्लेस कर दिया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो लैंथेनाइट सीरीज शुरू होता है 51 से 71। वैसे ही अगर एक्टिनोइड सीरीज की बात करी जाए तो एक्टिनोइड सीरीज एक्टिनियम के बाद शुरू होता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103 और यहाँ आता है हमारे पास एक्टिनियम विद द एटॉमिक नंबर 89। हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है तो हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइट सीरीज को जो है मेमोराइज करना है। एक्टिनोइड सीरीज याद करने की हमारे को जरूरत नहीं है टिल एडवांस लेवल। एक्टिनोइड सीरीज एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज द लैंथेनाइट सीरीज। सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपके पास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंथेनाइट सीरीज को और इसको याद कैसे करना है वो, प्लस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है वो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो कैन आई रिमूव ऑल दिस? इसका तो सब आपने लिखी हुआ है। यस मैम। चलिए आते हैं लैंथेनाइट सीरीज पे। एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, हालांकि मैं लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स ऐसे लिखूंगी वर्टिकली डाउन, बट इस सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हैं क्योंकि आप लोगों को पता है लैंथेनाइट सीरीज जो है सारे एलिमेंट्स इसके ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं ना। तो ये हालांकि मैं लिखूंगी वर्टिकली डाउन द ग्रुप, तब ये नहीं समझे कि इन सबका पीरियड अलग है, इन सबका पीरियड सेम ही है, पीरियड 6 ही है, ठीक है। तो लैंथेनाइट सीरीज शुरू होती है बेटा सीरियम से। तो याद कैसे करेंगे बताती हूँ। श्री प्रकाश नंदी कमेला समेत यूरोप गए, टीबी डायग्नोज हुआ, अर्लक में ट्रीटमेंट कराया और इसके बाद जो एलिमेंट्स है वो यहाँ लिख रही हूँ, यम ले गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 के 14 एलिमेंट्स ग्रुप 3 और ग्रुप पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं। मैंने इसे कैसे याद किया मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने निमोनिक्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से याद किया है कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड नंदी, वो पमेला मतलब ग्रुप के साथ जो है यूरोप गए घूमने के लिए, वहां उन्हें ट्यूबरक्लोसिस टीबी डायग्नोज हुआ। फिर वो वापस इंडिया आए, इंडिया में साउथ इंडिया में अर्नाकुलम एक जगह है वहां उन्होंने ट्रीटमेंट कराया।
बट वो बच नहीं पाए, ही डाइड, तो हम इसे कर देंगे यमराज ले गया, यम ले गया, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, श्री प्रकाश नंदी। इन सबके रियल नेम जानने ज्यादा जरूरी नहीं है, इन सबके सिंबल जानने ज्यादा जरूरी है। पमेला समेत यूरोप गए, टीबी डायग्नोस हुआ, एर्नाकुलम में अपने आप लगा देंगे हम, ट्रीटमेंट करवाया, वो भी हमने ऐसी कनेक्टिंग अपने आप लगा दिया, करवाया, यमराज ले गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लैंथेनाइट सीरीज के जो भी एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, आपको इनके सिंबल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल मेंस का जो एग्जाम हुआ था 9 जनवरी का, उसमें भी सीधा क्वेश्चन आया था कि जीडी की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ठीक है। वो आपको सिंबल देंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी, ठीक है। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनका इंपॉर्टेंट है सिंबल और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सिंबल काफी कंफ्यूजिंग है कई कई जगह, जैसे आप देखेंगे हमने गए को जी डी करा है ना, और वैसे यम को वाई बी करा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये सिंबल्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं। यहाँ तक बात क्लियर, तो एक बार अपने मन में ऐसे दोहरा लो, श्री प्रकाश नंदी पमेला समेत यूरोप गए, टीबी डायग्नोज हुआ, एर्नाकुलम में ट्रीटमेंट कराया और यमराज ले गया। मतलब स्टोरी अगर क्लियर रहेगी और 2 बार अगर आप लिखकर देख लोगे तो आपको सिंबल जो है याद हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? Yes. अच्छा, अब जरा सुनिए, हम लैंथेनम की बात करते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्फ़िगरेशन, मैं फिर से बता रही हूँ, मुझसे ये सवाल मत पूछना कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी क्यों है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर एक ही रहेगा। इसका आंसर एक ही है कि आप जितने हायर एंड की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कौन से ऑर्बिटल में रहना है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होने लगती है ना, दे गेट क्लोजर इन एनर्जी, है ना। इसी वजह से जितना ज्यादा हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, जितने हेवी एलिमेंट्स की तरफ जाते हो, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होने लगती है। और उसके लिए ये चीज जरूरी है कि ऑर्बिटल्स और शेल्स जो है सिमिलर एनर्जी के हो जाए, है ना। तो ये मेरा जवाब नहीं, ये सबका जवाब यही रहेगा। किसी से भी अगर हम पूछे कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों, क्योंकि यही रीजन है। उनका कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं पता कि फाइनलाइज क्या होगा, सब टेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज और आयनाइजेशन एनर्जी, जो आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे उसके बेसिस पे एनालाइज है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका समझ जाए और याद कर पाए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ठीक। तो मैं जैसे लैंथेनम की बात कर रही थी, मैंने आपको बताया लैंथेनम में F में इलेक्ट्रॉन नहीं डाला गया, D में डाला गया और 6 में, पहले तो 6 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन D में आया। मतलब 6s2 तो इन सब में रहना ही रहना है, क्योंकि इन सब में भी है 6 में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है D या F में से डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना। टेकिंग रेफरेंस ऑफ लैंथेनम, जो कि इससे पहले है, लैंथेनम इससे पहले है, इसी का रेफरेंस लेते हुए मैं चल रही हूँ। बस इतना है कि लैंथेनम मेरा D ब्लॉक एलिमेंट है और ये बाकी सारे मेरे F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैं लैंथेनम के बाद सीरियम पे आई, मैंने आप लोगों को ये लास्ट क्लास में समझाया था कि सीरियम में 58 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आपने लैंथेनम में डाल दिया है, ध्यान से सुनेंगे, तो अब आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में डाले। अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन D में ही डलता तो सीरियम D ब्लॉक एलिमेंट होता, बट सीरियम की क्योंकि प्रॉपर्टीज D ब्लॉक से नहीं मिल रही, इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करा है, F में। तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना, ये वाली चीज लैंथेनम से आई, इतना तो लैंथेनम के पास था ही ना, तो ये वाली चीज लैंथेनम से आई और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा पड़ा वो F में गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। 5d1 6s2 उसके बाद लैंथेनम से है, क्योंकि लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। लैंथेनम से जो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन F में जाएगा, क्योंकि सीरियम एक F ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए,
इसके बाद तो ये पक्का हो गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक है ना। तो अब जब हम प्रकाश पर आए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ भाई। अब ये जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो आप डी को इन्वॉल्व ही क्यों कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन सीधा एफ में डाल देना चाहिए। तो प्रकाश में जब हम आते हैं ये डी वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके एफ में चला जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और डलेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है 59 हो गया है। तो जब ये जाएगा एफ में तो F2 हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा डाला, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f3 5d0 6s2। तो अब से सारे इलेक्ट्रॉन अब F में ही पड़ेंगे, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सिर्फ सीरियम एक केस है जिसमें D में भी इलेक्ट्रॉन था क्योंकि सीरियम वाज वेरी क्लोजर टू लैंथनम, तो लैंथनम का कुछ इफेक्ट सीरियम के ऊपर पड़ा, तो लैंथनम जैसी कॉन्फ़िगरेशन तो उसके पास रही, बट इसकी प्रॉपर्टीज लैंथनम या किसी डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं कर रही, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका किस में चला गया, एफ में चला गया। यहां तक सबको बात क्लियर हुई है? चले आगे। यस मैम। अब देखिए एटॉमिक नंबर 60, अब ध्यान से देखेंगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सारे इलेक्ट्रॉन सब एफ में भरिए, तो ये हो जाएगा 4f4 6s2, सब में अंदर 5d0 है, फिर हो जाएगा 4f5 6s2 d0 है, 4f6 6s2 अभी भी d0 है, 4f7 6s2। कूल, वेरी गुड, काफी अच्छा लग रहा है ये मुझे। क्यों? क्योंकि f ऑर्बिटल जो है इसका m वैल्यू -3 से +3 तक जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है 14। जैसे ही 7 आया तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई बेटा, हाफ फिल्ड। तो EU की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मेरा f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। अब आगे चलते हैं GD की तरफ। जब आपको कोई चीज, हाँ जी, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कोई खाना अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा कंजूसी करके खाते हो ना, आप चाहते हो ना कि इसको कल के लिए भी रख दो यार, कल भी खा लेंगे, थोड़ा टेस्टी बना है ना, और दोबारा पता नहीं बने ना बने उतना टेस्टी। तो यही चीज GD के साथ भी हुई है, क्योंकि 4f7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो GD चाहता है कि मैं 4f7 हाफ फील्ड को थोड़ी देर और रख सकूं, तो वो 4f7 5d1 6s2 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। अब कंफ्यूजन जो आती है, आप समझे मैंने क्यों बोला कि GD ही मेंस में पूछा गया था, क्योंकि एग्जामिनर भी चीज जो पूछता है ना वो काफी लॉजिकल पूछता है, सब पता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। अब आपको ये लग सकता है कि मैम जिस तरीके से आपने समझाया उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन तो D में आया है, तो इट शुड बी अ D ब्लॉक एलिमेंट, बट नो, इट्स अ F ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आप इसको ऐसे ही समझिए ना, लैंथनम जैसे। ये वाली चीज कहां से आई, लैंथनम में। जब लैंथनम में आ सकती है चीज, सीरियम में आ सकती है, सीरियम को भी आप F ब्लॉक बोल रहे हो, तो ये चीज GD में क्यों नहीं? GD में ऐसा समझते हुए ऐसा लग सकता है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन D में डाला है, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज अ F ब्लॉक एलिमेंट। बस फर्क इतना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पढ़ तो इधर ही रहा था, 4f8 हो रहा था, बट क्योंकि एनर्जी लेवल्स इनका क्लोजर है तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ के जो है D में चला गया, ताकि ये थोड़ी देर तक खुशी का एहसास कर सके कि आई एम स्टेबल, राइट। बट जो भी चीज होती है, जो भी खुशी होती है, दुख होता है, वॉट एवर इट इज देयर, इट इज टेम्पररी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 4f7 को जिंदगी भर लेके चलोगे, क्योंकि अब अगर आपको 4f7 मेंटेन करना है तो 5d2 करना पड़ेगा, और 5d2 जो है वो हैफनियम जैसा हो जाएगा, जो कि हम नहीं होना देना चाहते, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी F में जाएगा और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पड़ेगा वो भी F में जाएगा, तो 4f9 6s2, फिर 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 6s2, 4f14 6s2, एंड डियर स्टूडेंट्स यू विल सी ये 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे फिर से लैंथनम वाली जो सिस्टम है वो रिपीट होगा, एंड आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग, डोंट थिंक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये लैंथनम में भी है, ये सीरियम में भी जो F ब्लॉक है, ये GD में भी है F ब्लॉक है, और इसमें भी है जो कि F ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर अगर सवाल पूछेगा तो यही से पूछने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलिमेंट्स, ये जो लास्ट वाले हैं LU काफी इंपॉर्टेंट है, GD की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बड़ी सिंपल है, क्योंकि बाकी में मैंने D को इन्वॉल्व ही नहीं करा, मैंने इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस में भरा है, F में भरा है। तो वो तो अगर आपको
खाली पता है तो आप सीधा भर दोगे। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन तीनों में 5D1 है। नाउ मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ समझाना चाहती हूँ कि अगर सपोज आपको याद नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम में तो भाई बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, हम कैसे ये सारी चीजें याद रखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जज करने में, खासकर इस एलिमेंट में। देखो इस एलिमेंट में काफी कंफ्यूजन हो सकती है। अंदर का कोर भरा हुआ है, गाइडेंस शेल में मैंने लिखा है 4F14 5D1 6S2। अगर एक बार वो सारी चीजें भूल जाए और झटके से इस चीज को देखे तो ऐसा नहीं लग रहा ऑफबॉ के हिसाब से कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना? क्यों? क्योंकि ऑफबॉ के हिसाब से पहले S भरेगा, 6S2 भर गया, उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? F में आएंगे, तो 4F14 वो भी भर गया। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? D में। मतलब ये एलिमेंट किसका होना चाहिए था? डी ब्लॉक का। और यही गलती करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं तुम्हें पहले से अवेयर कर रही हूँ, ये गलती मत करना। जहां पर भी तुम्हें 5D1 दिख जाए एकदम चौकन्ने हो जाना, क्योंकि वो 5D1 पे अब असर पड़ेगा कि अंदर क्या है। अगर खाली 5D1 6S2 है तो खाली लैंथना में डी ब्लॉक है, लेकिन 5D1 है और अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड या फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और यहाँ 5D1 है, मतलब वो पक्का 100% एलिमेंट किसका है? F ब्लॉक का। बस आपको धोखा दिया जा रहा है और आप धोखा नहीं खाएंगे। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई है? यस मैम। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं तुरंत आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगी और आपको बताना होगा कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है और कौन सा वो है, ऑनेस्टली अपने नॉलेज से, नॉट जस्ट बाय लुकिंग एट पीरियोडिक टेबल। यहां तक क्लियर है? तो आप इस सीरीज को याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सुनिएगा, Lu 71 है, इसके बाद हैफनियम आया जो कि 72 होता है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4F14 5D2 6S2। अब यह 5D1 नहीं है, 2 है, मतलब ये एलिमेंट वापस से किसका हो गया बेटा? डी ब्लॉक। ठीक है? तो इन जनरल अगर मैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाली आपके सामने लिखूं, F ब्लॉक की, लैंथेनाइड्स की या एक्टिनाइड्स की, एक्टिनाइड्स भी ऑलमोस्ट सेम चलती है। अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? ध्यान रखना कैसे लिखूंगी, देखना। N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1 NS2। ये अगर आपको याद है तो आप गलती नहीं करेंगे। देखो ये कैसे लिखा, देखो n का वैल्यू 6 है तो ये N-1 हुआ, ये N-2 हुआ, है ना? तो N-2F हुआ, N-1D हुआ और NS हुआ। तो NS2 तो सब जगह है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसी नहीं लिखनी जिसमें S नहीं है ना? NS तो है। अब यहाँ आ जाओ, D वाले में देखो, कई जगह आपको दिख रहा है 1 D1, यहाँ भी D1 है, यहाँ भी D1 है, यहाँ भी D1 है, और कई जो ऐसे एलिमेंट्स है यहाँ पे क्या है? 5D0। तो D के ऊपर 2 ही वैल्यूज आएंगी, या तो 1 या तो 0। अगर 1 है D में या 0 है और अंदर F है और F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं तो वो F ब्लॉक है। अगर सपोज यहाँ D में 1 से ज्यादा हो गए जैसे ये, तो वो D ब्लॉक बन जाएगा, या फिर F में 0 हो गए जैसे कि ये लैंथनम, तो वो D ब्लॉक बन जाएगा। तो D ब्लॉक 2 एक्सट्रीमिटीज में क्या हो सकता है? या तो F ये वाला ही हट जाए, ये तो ये ही 0 हो जाए तो ऑब्वियसली D ब्लॉक हो गया, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे F भी भरा रहे, F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहे, N-1D में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ जाए, मतलब 2 3 4 5 ऐसे, तो वो D ब्लॉक बनेगा। तो यही तो एक्सट्रीमिटीज है D ब्लॉक में। अदरवाइज अगर D में 0 से 1 है और F में भी 1 से 14 है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे किसके रहने वाले? F ब्लॉक के। और यही आपका है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? Could you please explain general configuration once again? हाँ, एक और मैं समझाती हूँ। मैंने यहाँ ये चेक करा, देखो इन सब में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखोगे, if 6 is the n value, 5 would be the n-1 value and 4 would be the n-2 value, right? तो Yes, ma'am. has N-2F, N-1D and NS, right? Now अगर ये मेरा केस है
तो अब ये देखिए, इन सब में आप जो कॉमन चीज पाएंगे वो है कि S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए NS2, कोई दिक्कत नहीं है। D में या तो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर D में 0 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो N-D में या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 0 रहेगा। और क्योंकि F ब्लॉक है तो आप देखेंगे F1 से लेके F में 14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो F में 1 से लेके 14 तक जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो इसलिए अगर मैं ये बोल रही थी बहुत ध्यान से कि हमें जो कंफ्यूजन होगी वो होगी डी और एफ को पहचानने में कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन दूर कैसे करनी है। अगर आपको शक है कहीं पे भी कि ये एफ भी हो सकता है, तो आपको बस ये देखना है कि अंदर N-2f में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो अगर N-2f में एक भी इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन भी है तो वो एफ हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है, अब पता चलेगा इसके बेसिस पे। अगर डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब D2, D3, D4, तो वो डी ब्लॉक होगा। वो F सिर्फ तभी होगा जब उसके F में इलेक्ट्रॉन्स हो 1 से 14 और D में 0 या 1, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज, तभी वो F ब्लॉक बन सकता है, अदरवाइज वो डी ब्लॉक बन जाए। अब क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. कैन आई रिमूव ऑल दिस? Yes, ma'am. अब आप लोग, मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी और आप लोगों पे ट्रस्ट करूंगी कि आप लोग कोई पीरियोडिक टेबल अपने सामने नहीं रख रहे, कोई किताब अपने सामने नहीं रख रहे। रखोगे भी तो ये आप अपने ही नुकसान करोगे, है ना। आप लोग मुझे ब्लॉक बताएंगे, पीरियड बताएंगे और ग्रुप नंबर बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। The first configuration that we are writing is क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ उतार लीजिए। चलिए 2 मिनट का टाइम दीजिए सबको, फटाफट कर लो और जिससे मैं पूछूंगी फिर वही जवाब देगा। डन। हो गया? हो गया बेटा। चलो सबसे पहले देवांशी से शुरू करते हैं। देवांशी फर्स्ट। Ma'am, first is group number 12 अच्छा, and पहले period ब्लॉक number. बताओ, ब्लॉक ब्लॉक
मैम एक सेकंड मैम, हाँ जी। मैंने मैम बी ब्लॉक, ओके, मैम ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर पीरियड 12। यस मैम, पीरियड नंबर ये देखना एन क्या है, 5 पीरियड नंबर। 5। बिल्कुल सही जवाब। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? चले आगे। यस मैम। मैम ग्रुप कैसे पता चलता है? ग्रुप ऐसे पता चलता है, पहले ब्लॉक पता चलता है बेटा। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इसमें 4D है और 5S है, ठीक है। तो 4D और 5S में से N+L से सोचो कि कौन भरा जाएगा। अगर मैं 5S का सोचूंगी तो 5S का एनर्जी लोअर होता है 4D से, है ना। तो इसका मतलब 5S में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका मतलब किसमें भरा गया होगा? 4D में। तुझे ये समझ आ रहा है कि एनर्जी कैसे देखनी है? यस मैम, N+L रूल है ना। शायद 5S का मैं देखूंगी तो N का वैल्यू 5 है और L का वैल्यू 0 है, तो N+L 5 आया। और अगर 4D का देखूंगी तो N का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू कितना होता है? 2। D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, तो ये 6 हुआ। जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब 4D की एनर्जी ज्यादा है 5S से, तो मतलब 5S पहले भरा गया है, 4D बाद में भरा गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा D में गया। तो अगर एक बार D ब्लॉक आ गया तो D ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकाला जाता है पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो पेनल्टीमेट शेल प्लस वैलेंस शेल कितना हुआ? 10 प्लस, ओके ठीक है। ओके। हमें बताएंगे दिव्यांश। नेक्स्ट बताओ। Ma'am, ma'am, can you listen me? हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, P block, P ब्लॉक, शाबाश। ma'am, group 16 and period 5. ग्रुप 16 पीरियड 5, शाबाश, गुड। किसी को डाउट? नहीं तो मैं एक बार ऐसे ही समझाती हूँ। पी तो आपको इनकम्प्लीटली फिल दिख ही रहा है, मतलब ये तो पी ब्लॉक ही हो गया। और पीरियड आपका एन से देखा जाता है तो 5 हो गया। और आप इसमें कैसे देखते हैं पी ब्लॉक का ग्रुप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको पी ब्लॉक पता है 13 से शुरू होता है, 13 से शुरू होता है आपका 18 तक जाता है। तो आप इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने होंगे? 4 + 2 6 और 10 उसमें ऐड कर दो, क्योंकि 10 तो डी के बाहर होते हैं ना, तो 16 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देवांगी। Ma'am, F block, शाबाश, period 6 वेरी गुड। and group 3. ग्रुप 3, शाबाश, गुड। ये क्योंकि एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का पीरियड तो आपने यहाँ से देख लिया, ग्रुप तो 6G हो, तो एफ कैसे हुआ यहाँ से पता चला कि डी में 1 है, एफ इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब तो एफ ब्लॉक है ना। राधिका। Block D गुड। and period number, this will be period number 6, नहीं, period number 5 नहीं, पीरियड नंबर 6, एन देखना हाईएस्ट, 6 ही है। and हाँ, और ग्रुप, atomic number ग्रुप ग्रुप atomic number 11, एटॉमिक नंबर 11 नहीं, ग्रुप नंबर group number sorry, 11, ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक कैसे 11 में हो सकता है? डी ब्लॉक 11 में वैसे हो तो सकता है, पर ये क्या 11 होगा? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे देखते हैं? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर देखा जाता है पेनल्टीमेट शेल और इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर 4। पेनल्टीमेट शेल और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होता है ना डी नंबर, yes, है ना। सानवी। Yes, ma'am. बताओ जी। Ma'am, P block, गुड। 15th group, ठीक है, पीरियड 4. अक्ष।
गुड। अक्ष, मैम मुझे नहीं आ रहा समझ में। आएगा। सबसे पहले बेटा तुझे क्या मैम नहीं डी समझ आ ब्लॉक रहा है। है? हाँ, ये तो सही आ गया, वेरी गुड। डी ब्लॉक में पीरियड तो पीरियड हमेशा 4। हाँ पीरियड 4 आ तो गया समझ। ग्रुप, बस ग्रुप नहीं आ रहा। हाँ ग्रुप बताती हूँ। डी ब्लॉक का ग्रुप हमने कल डिस्कस किया था, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जस्ट उससे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऐड कर दो, वही इसका ग्रुप नंबर है। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अंदर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 2 9। 9. डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस अंदर वाला शेल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, 10 अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ अक्षत, ओके मैम। ठीक है। अब ये यहाँ पे भी देख सकता है, जैसे 10 अल्टीमेट शेल, ये भी डी ब्लॉक है, तो 2 + 2 4 हो गया है ना ग्रुप नंबर। ये भी डी ब्लॉक है, 10 + 2 12 हो गया ग्रुप नंबर, है ना। ओके ठीक है, अच्छा और एक बात समझ ले कि पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे देखते हैं। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज याद रखनी है बेटा सबको कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है जिसका n हाईएस्ट हो, हाईएस्ट n का वैल्यू। तो ये देख पी ब्लॉक हीरा हाईएस्ट n 5 है और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इधर हैं और 2 इधर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 + 6 16 हो गया। ठीक है, तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 अल्टीमेट शेल। ठीक है, मैम फोर्थ वाला एक और बार बता दीजिए। हाँ फोर्थ वाला हमारा जो है, आप इसको देखिए, डी में इलेक्ट्रॉन्स आपको चेक करने हैं। डी के इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने आपको एक सिंपल सी जनरल सी चीज क्या बताई थी कि जब आपके पास डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, एफ क्या है मुझे नहीं मतलब, डी में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक का जो है वो बन जाता है। बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। मैम वैसे यहाँ पे ये एक मिनट, ये गड़बड़ है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत किया, इरेजर कहाँ गया मेरा, ये 14 है। मैम F14 होगा ना। हाँ 14 है, हाँ 14 जी, वो ऊपर वाला जो छाप दिया गलती से। तो F में 14 है, आपने बस यहाँ चेक करा कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D में 2 है। तो अगर यहाँ 1 होता तो ये F ब्लॉक होता, अगर एक से ज्यादा है तो वो D ब्लॉक है ना। यस। चले आगे, तो मैं एज्यूम कर लूं कि आप लोग पीरियोडिक टेबल कर सकते हैं, है ना। चलिए रब कर दूं। Yes, ma'am. अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन जो है मिलते हैं कभी कभी, एक इस तरीके का क्वेश्चन, ये काफी आसान होते हैं, ये ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, और यहाँ मैंने रख दिया ऐसे, ये रख दिया। इसके आसपास के सारे एलिमेंट्स बताओ, सबका एटॉमिक नंबर। तो आपको बस ये एलिमेंट देखना है कौन सा है, Te है, ये टेल्यूरियम। टेलुरियम। तो मतलब ये क्या होगा, आपको याद है निमोनिक्स, उससे टीपो है ना, उस यस मैम। टीपो। तो अगर ये मैम, बीच में रखा है तो उसके ऊपर हाँ Sc हो गया, इसके नीचे है ना। जीपीओ अब ये आपका साइड ग्रुप में 16 है, तो मतलब यहाँ 15 पर आओगे। 15 आपके पास कौन होता है, नाना पापा आंटी सब बीमार हो गया आपका Sb। और यहाँ 17 में कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन हो गया आपके पास आयोडीन, है ना। खत्म कहानी, बड़ा सिंपल है। अब जहाँ आती है बात एटॉमिक नंबर की, वो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर कैसे निकालने, आपको पता है इसका 16 है और ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और पी ब्लॉक में आपको मैजिक नंबर्स तो पता ही है सबके, तो मैजिक नंबर से इसका आ गया तो इन सबका तो आ ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात क्लियर हो गई, यस मैम। ठीक है। Yes. तो एक चीज आप जो याद रखिए, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बेटा विजुलाइज करना आना चाहिए और साथ साथ मेमोराइज भी करना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को आने वाली हूँ, और उस तरीके के क्वेश्चन काफी एनालिटिकल ब्रेन के होते हैं,
अभी तक जैसे ये वाला सवाल आपने देखा, ये मेमोराइजेशन आपको याद है तो आप कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन पे बेस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास जो है आते हैं, उनको जरा एक बार देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स will be present in a hypothetical period number 9। पीरियड नंबर 9 में कितने एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट होंगे? एक हाइपोथेटिकल पीरियड एज्यूम किया 9, तो अब मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कोई मुझे बता सकता है कि कैसे अप्रोच करना है? मैम मैम हाँ जी, मैम, first we will visualize the period 7 elements, that is 32, then 6, that is also 32. So according to this pattern, period 8 should have 32 and period 9 should have 32. नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है बेटा। एक्चुअली आपका, मैंने याद है तुझे कल की क्लास में एक चीज बोली थी, अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैम पीरियड 7 में 32 एलिमेंट्स होती है, पूछा था ना? हाँ, है ना? मैंने yes, क्या ma'am. बोला था? yes, यस। आगे क्या बोला था? अभी तक के लिए ये सुना? अभी तक के लिए। ये सुना? हाँ, तो अभी तक के लिए क्यों बोला था मैंने? वो इसलिए बोला था क्योंकि पीरियड 7 जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, उसके अंदर अदर एलिमेंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, वो इनकम्प्लीट पीरियड है, इसलिए हम उसको अभी तक के लिए 32 मान रहे हैं। नहीं ऐसे तो चलो आप अगर देखोगे, और पैटर्न तो भैया वो होता है जब आप, पहले बात तो केमिस्ट्री में कोई पैटर्न नहीं, ये तो भूल ही जाओ, केमिस्ट्री इतना गंदा सब्जेक्ट है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें जहां हम सोचते हैं यहाँ पैटर्न आएगा, बस वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। यहाँ पैटर्न नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा कैसे, ठीक है? मैम तो फिर मैम अकॉर्डिंग टू द मैजिक नंबर, पहले में दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, फिर आते हैं 18, 18, 32। हाँ, फिर 32 होना चाहिए, है ना? हाँ मैम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 32। नहीं है। सुनो, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि भाई आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में ये पता है कि पीरियड नंबर n के बराबर होता है ना? ये तो आप लोगों को पता Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ जिससे आपको मैं कितना भी हाइपोथेटिकल पीरियड बोलूँ ना, आप उसके लिए एलिमेंट्स निकाल सकते हो। उसके लिए आप ये याद रखिए, फॉर एनी nth पीरियड, किसी भी nth पीरियड के लिए ऑर्बिटल्स which are filled are ns, nt, n minus 1d, n minus 2f, n minus 3g and so on so on so on। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पीरियोडिक टेबल को अपने दिलो दिमाग में बसा के रखो, ठीक है? जैसे अगर मैं पीरियड 1 की बात करती हूँ बच्चों, तो पीरियड 1 में अपने पास 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, यही दो है ना? क्यों? उसको यहाँ के हिसाब से सोचो, इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। अगर nth पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड, भाई n का वैल्यू जब 1 होगा तो n का एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा? 0। l अगर 0 होगा मतलब वो खाली ऐसी ऑर्बिटल बनेगा, उसमें और तो कोई होगा नहीं। तो p d f सारे हटा दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो इसी ऑर्बिटल में होंगे, 1s में। और ये वही होता है, ये 1s होता है, 1s2 होता है, इसलिए 2 बोलो हाँ ना? हाँ बोलो। ठीक है। Yes, Yes. अब आप पीरियड 2 पे, पीरियड 2 पर आई मतलब n का वैल्यू तो 2 हुआ। जब n का 2 होगा, n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब या तो s ऑर्बिटल होगा या तो p होगा, और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए s भी भरा जाएगा और p भी भरा जाएगा, और वो भी सेम शेल का, मतलब 2s 2p तक भरा जाएगा। तो 2s भरा जाएगा, इसका मतलब 1s भरा जाएगा, 2s भरा जाएगा और 2p भरा जाएगा। तो 1s भरा जाएगा, 1s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लेता है? 2। 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लेता है? 2। 2p मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लेता है? 6। तो 6
7 8 9 10, तो ये 10 कैसे हुए हमारे पास? अब आपको ये सोचना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको जब इनकी बात करनी है तो आपको ये n के हिसाब से चलना है, समझ रहे हो मेरी बात, ये n के हिसाब से चलना है। तो n का वैल्यू तो 2 है ना, मतलब आपको सिर्फ इन्हीं की बात करनी है, इनर लाइन को नहीं गिनना, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके अंदर, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? क्योंकि 2s और 2p भरा जाएगा, तो सिर्फ 2s के इलेक्ट्रॉन और 2p के गिनो, अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनो। ये समझ आई मेरी बात सबको? अब एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। पीरियड 3 देखो, पीरियड 3 में n3 अगर होता है तो L0 1 और 2 होता है, SPD मतलब SPD तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको गिनने कौन से होंगे? सिर्फ n वाले, मतलब 3s 3p और 3d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 1s और 2s और 2p के नहीं गिनने, सिर्फ इसके गिनने। तो 3s में मैक्सिमम 2, 3p में मैक्सिमम 2 plus 3 plus 18 13। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है चलना होता है। अच्छा एक चीज और, पीरियड 3 में तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने 18 कैसे बनाए? इसमें हमने क्या गलती करी? इसमें हमने गलती करी ये देखो, इलेक्ट्रॉन किसके लेने? n-2d के लिए, ये मैंने कौन सा लिया? nd, इसको नहीं गिनना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरी बात समझ रहे हो मेरे को क्या करना है? कितनों को समझ आ रही है या दोबारा से एक्सप्लेन करूं? दोबारा हाँ दोबारा से एक बार ये मैं वापस से रब करके दोबारा लिख रही हूँ जगह के लिए, फिर से आप नोट करना। किसी भी nth पीरियड के लिए जो ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं वो होते हैं ns, np, n-1d, n-2f, n-3g एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी के जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो चेक करने हैं। तो अगर मैंने बोला पीरियड 1, तो पीरियड 1 मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, और 1 में p नहीं होता, d नहीं होता, f नहीं होता, g नहीं होता, कुछ नहीं होता, 1 में सिर्फ क्या होता है s। आपको 1s के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, 1s के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, इसलिए आपके पीरियड 1 में कितने एलिमेंट है? 2। क्लियर? पीरियड 2 पर आओ, पीरियड 2 में n का वैल्यू 2 हुआ। अब n अगर 2 है तो आपके पास s ऑर्बिटल भी हो सकता है, p ऑर्बिटल भी हो सकता है, क्योंकि L0 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप गिनना है s के इलेक्ट्रॉन मतलब 2s, और आप है np के इलेक्ट्रॉन मतलब 2p, ठीक है। सिर्फ इन्हीं के गिनने, अंदर वाले नहीं गिनने। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आए मेरे पास? 8। तो पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स हुए? 8, ठीक है। अब पीरियड 3 पे जब n का वैल्यू 3 होगा तो आपके पास s ऑर्बिटल भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास 3s 3p 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें भरना है 3s, हमें भरना है nt मतलब 3p, और n-1d हो तो सकता है 3d, पर मुझे n-1d गिनना है, तो n-1d कितना होगा? 2d, और 2d एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, मतलब इसी के गिनेंगे 2 और इसके हो गए 6, कितने हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 8। एक होता है इनका एग्जिस्टेंस, और दूसरा होता है कि वो यहाँ फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। 3d विल एग्जिस्ट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम ये पीरियड 3 का दोबारा से बता दीजिए। हाँ फिर से बता रही हूँ। थर्ड पीरियड में n का वैल्यू हुआ 3, तो s ऑर्बिटल भी होगा उसके अंदर, p भी होगा, d भी होगा, क्यों? क्योंकि l का वैल्यू 0 1 और 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मतलब मेरे पास 3s ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है, 3p एग्जिस्ट कर सकता है, 3d एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं तो मुझे इसके हिसाब से चलना है। तो मुझे ns के इलेक्ट्रॉन गिनने मतलब 3s के गिनने हैं, np के गिनने मतलब 3p के गिनने हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स d में अगर गिनने हैं तो n-1 के गिनने हैं। तो n-1 थोड़ी है, ये तो nd है, पर मुझे n-1 के गिनने हैं, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स में नहीं गिनूंगी, दो ये एग्जिस्ट करता है, पर इसके इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में गिने नहीं जाएंगे। तो s के सिर्फ 2 और p के 6, तो 8 है। बात समझ आई? यस मैम। कंफ्यूजन नहीं ना? अब सुनो, अब आओ जरा पीरियड 4 पे। n का वैल्यू हुआ 4, हालांकि एग्जिस्ट तो s p d
चारों ही करेंगे, लेकिन गिनने किसके हैं ये देखना है। पीरियड 4 में NS मतलब 4S गिनेंगे, NP मतलब 4P गिनेंगे, N-1D मतलब 3D, और 3D एग्जिस्टेंट है, 3D एग्जिस्ट करता है तो 3D गिनेंगे। तो 4S के 2, इसके 6 और इसके 10, टोटल कितने बने 18। समझ आई बात? अब आप देखो N-2S पे नहीं आ सकते क्योंकि N का वैल्यू आपका 4 है, तो N-2S कितना हुआ 2S, और 2S एग्जिस्ट नहीं करता। समझे? वापस समझाऊं? Yes, ma'am. वापस से समझाऊं? इसके लिए यस बोल रहे हो, ये समझ नहीं इसके लिए यस बोल रहे हो। मैम वापस समझाना। अच्छा वापस समझाना। आप सर को समझ आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फिर से समझाते, एक और ट्राई। देखो फिर से हटा रही हूँ, फिर से ट्राई कर रही हूँ तुम्हें समझाने का। मैं क्या बोलूँ, ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि अगर आपको nth पीरियड की बात करनी है, nth पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल एग्जिस्ट इन nth पीरियड विल बी काउंटेड बाय कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns में भरे गए हैं, np में भरे गए हैं, उसके n-1d में भरे गए हैं, और उसके n-2f में भरे गए हैं, और वैसे ही सिमिलरली उसके n-3g में भरे गए हैं, ss। मतलब आपको n के वैल्यू के बेसिस पे NS, NP, N-1D, N-2F, N-3S में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, उतने ही एलिमेंट्स nth पीरियड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आप चेक करोगे n की बेसिस पे। भैया हमारा बेसिक्स को पकड़ के चलो, n का वैल्यू अगर n कुछ होता है तो n की वैल्यू 0 से n-1 तक जाता है ना, तो n का वैल्यू 0 हो सकता है तो मतलब s ऑर्बिटल होता है, 1 हो सकता है मतलब p ऑर्बिटल होता है, 2 हो सकता है मतलब d ऑर्बिटल होता है, 3 होगा तो f ऑर्बिटल होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं 1s की बात करूंगी, मतलब n का वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो उसके लिए n का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, मतलब सिर्फ 1 के लिए एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट है ना। तो ये चीज मुझे देखनी है कि अगर मैं पीरियड 1 की बात कर, मुझे सिर्फ 1s देखना है, 1p तो होता ही नहीं है ना, तो ये सब तो होंगे नहीं, मतलब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जहां समझ नहीं है मुझे ना, तुरंत वही रोकना। अब आते हैं इसके ऊपर, n का वैल्यू 2, मतलब पीरियड 2 की बात कर रही हूं मैं। पीरियड 2 में ns और np है, तो ns मतलब 2s और 2p, तो 2s भी एग्जिस्ट करता है बेटा, 2p भी एग्जिस्ट करता है ना। तो 2s के इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 8। यस मैम। अब आ जाओ n=3 पे। आप सिंपल ये देखते रहो, पीरियड 3 में आपके पास ns मतलब 3s, np मतलब 3p, PP मतलब 2d, 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, 2d इज नॉट एग्जिस्टेंट, तो इसको नहीं देखना, मतलब 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 एलिमेंट। ठीक है, यस मैम। n=4 पर आ जाओ, मतलब पीरियड 4, फोर्थ पीरियड में 4s होगा, 4p, 4p 3d और 2s, और 2s तो होता नहीं है, हटा दो, 4s 4p 3d, सिर्फ ये 3 एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 18। 18। समझ गए? यस मैम। Yes. क्लियर हो गया ना। अब यही करना है, सही है, यही करना है अपन को। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर इसलिए हो गई है, अब मैं एक पीरियड 7 बता रही हूँ, पीरियड 6 बता रही हूँ, और फिर आगे 8 9 की तरफ जाएंगे। ठीक है, की बात करते हैं। 6s बनेगा, 6p बनेगा, n-1d मतलब 5d होगा, है ना। 5D नहीं। क्यों नहीं होता 5d? 5d तो एग्जिस्ट करता भाई, अच्छा हाँ। करेगा भाई, 4F 4s भी एग्जिस्ट करता है ना। यस मैम। देखो g क्या होगा, g अगर मैं लिखूंगी तो वो बन जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने 6 रख दिया तो 3g, पर 3g में कुछ 3 में आपने तो मैक्सिमम कितना पढ़ा है, 3d तक ही पढ़ा है ना, 3g थोड़ी होता है ना, 3g तो इंटरनेट होता है, 3g ऑर्बिटल नहीं होता,
वैसे तो बेकार जोक था। ठीक है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनो। 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 14 इसके हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 32. समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it's 7. हाँ हाँ, बता रही। यहाँ हटा दो ये सब। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं डायरेक्ट चलती हूँ। अब आते हैं पीरियड 7 पे। ठीक है, पीरियड 7 मतलब एग्जिस्ट करेगा। 7 of 7D 7P एग्जिस्ट करेगा। 6D 7. 5F 4G एग्जिस्ट करता है क्या? no, I don't know. नहीं तो देखना पड़ेगा ना। आई डोंट नो क्या होता है। कैसे नो मैम, एग्जिस्ट करेगा? No, नहीं ma'am. करेगा? नहीं करता है। नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 4G बना रहे हो तो n का वैल्यू, और अगर G ऑर्बिटल चाहिए तो l का वैल्यू कितना चाहिए होगा? 4, और l का वैल्यू n से 1 कम ही होता है, एक कम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो मतलब इसके साथ कितना आएंगे? 32। ठीक है, मैम, इसके भी मैक्स 32 ही होंगे. नहीं बेटा, ये अभी का जो सिनेरियो उस बेसिस पे, जो अभी जो तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा ना, ये उसके लिए है, उसके हिसाब से। उस पीरियोडिक टेबल में तो आप मैक्सिमम कितने मान रहे हो? 32 मान रहे हो ना। हालांकि मैं ऐड कर सकती हूँ उसके अंदर और, बट मैं कितने मान रही हूँ उसके अंदर? 32 मान के चल रही हूँ ना। ये जो शॉर्टकट है ना, ये सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल के लिए है और किसी के लिए नहीं। अब पीरियड 8 पे नहीं, सीधा 9 पर ही चलते हैं, क्योंकि हमें तो 9th पीरियड का ही बताना है। 9। अब ध्यान से बहुत ध्यान से, 9S एग्जिस्ट करेगा, 9P करेगा, Yes, ma'am. 8D. 8D, है ना, 7F करेगा, 6D. है ना। Yes, अब ma'am. G के आगे PFGH सोचते हैं तो 5H एग्जिस्ट कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप N का वैल्यू 5 ले रहे हो और H ले रहे हो, तो D के लिए L2 होता है, F के लिए L3 होता है, तो इसके लिए L4 होगा, इसके लिए L5 होगा, और L5 और N5 सेम हो नहीं सकते, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? Yes, ma'am. बताना दोबारा. दोबारा इसलिए बता रही हूँ, देखो ध्यान से। L0 मतलब S, L1 मतलब P, L2 मतलब D, L3 मतलब F, L4 मतलब G, L5 मतलब F, L6 मतलब H। ऐसे ही होगा ना? गलत लिखा क्या? 3 4 1 F G H, सॉरी ये F नहीं आएगा H आएगा. और ये आई होगा, है ना? तो अगर H ऑर्बिटल चाहिए तो L का वैल्यू 5 चाहिए। अगर L5 ND5 है, N5 और L5 हो नहीं सकता, N का वैल्यू 1 ज्यादा ही होता है L से, Okay. मैम, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10, इसमें 14, इसमें कितने मैक्सिमम आएंगे? 18. G है ना, G है मतलब -4 तक जाओगे, 9 इंटू 2 18। ठीक है, बस अब इन सबको ऐड कर लो, इतने एलिमेंट्स आएंगे। समझ गए? Yes, ma'am. तो अगर मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल पीरियड आपको दे दिया तो आप उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्या वो निकाल सकते हो? Yes, ma'am. शाबाश, काले समझदार बच्चे सब समझ रहे हैं। आगे चले, रब कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक और बढ़िया सवाल इसी लेवल, इसी तरीके से करते हैं। इफ 4 values of spin quantum number is permitted, then how many elements will exist in 4th period? बताओ कितने होंगे? बताओ जी, कुछ आइडिया दो, बाकी मैं बताती हूँ।
इसका मतलब मैम One orbital usually contains two spin quantum, हाँ which means two electrons. Now हाँ fourth spin quantum means one orbital will contain four values, four electrons. So मैम S में तो 4 हो गए, हाँ E में मैम उसका मैम एस में 8 नहीं होंगे? 8 कैसे होंगे? एक ही तो ऑर्बिटल होता है इसका भाई। हम Yes, ma'am. एक ऐसे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, क्यों? क्योंकि 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स है मेरे पास, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। अगर 4 स्पिन क्वांटम नंबर होंगे तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन डाल पाऊंगी? 4। एक ऑर्बिटल में 4 डाल पाऊंगी ना फिर मैं, ठीक है ना? है। ठीक है, तो अब बस अब आपको ये पता, 4. बिल्कुल सही बात। तो इसी लाइंस पे हम लोग आगे चलेंगे। तो अब आप बताओ एस ब्लॉक में आपके पास 2 एलिमेंट्स क्यों थे? मतलब एस ब्लॉक में आपके पास 2 ग्रुप क्यों थे? क्यों? क्योंकि एस 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, 1s1 ns1 ns2 ये ले सकता था ना। Yes, ma'am. ns3 भी एग्जिस्ट करेगा और ns4 भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 4 स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं, मैं किसी एक पीरियड में जा रही हूँ। कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4th पीरियड में आपके पास, आप जब पीरियड 4 से होके गुजरते हो लेफ्ट से राइट, तो आप किन किन को मिलते हो? आप मिलते हो पहले एस ब्लॉक को, जिसमें 2 ग्रुप है, ऐसे ऐसे, है ना? फिर आप मिलते हो बीच में डी ब्लॉक को, ग्रुप है। फिर आप मिलते Then P block. हो ब्लॉक को, जिसमें 6 ग्रुप है। हाँ है ना? देख रहे हैं? ये 2 Yes. ग्रुप, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही ले सकता था। डी में 10 ग्रुप क्यों है? आपका डी शुरू होता है 3 से 12, 10 क्यों है? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता था मैक्सिमम। और 6 ग्रुप पी में क्यों है? क्योंकि ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता था। लेकिन अब इन सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी डबल हो गई है। ये 2 की जगह 4, ये 10 की जगह 20 और ये 6 की जगह 12। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स अब कितने आएंगे? 36, जस्ट डबल ऑफ व्हाट वी राइट नाउ हैव इन 4th पीरियड। वी हैव 18, 18 का डबल 36। बोलो आया ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अभी तो डबल हो गया, है ना? बट अगर यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज बोल देती कि इफ ओनली 3 वैल्यूज आर अलाउड, 3 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर अलाउड, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड कितने होते? मैम 3/2। मतलब हाँ, लॉजिक सेट करें तो यहाँ पे अब मेरे पास 3 ग्रुप होंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे डी में आप देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब आपको 15 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, इसके मतलब 15 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 3 3 करके, और 5 है तो 5 × 3 15, तो यहाँ 15 हो गए। और यहाँ पे आपके 3 होते हैं और 3 में 3, 3 × 3 9 यहाँ हो गए, है ना? 9. तो आपके पास ये 18 + 9 हो गए, मैम तो जगह 18 + 9। हाँ जी, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस वन? वापस से 4 वाला। यस 4 मैम, वाला 4 या वाला। 3 वाला, मैम मैं इंटरनेट। दोनों ही समझा दूं? जी मैम। दोनों समझा दूं? ये 4th स्पिन क्वांटम, 4 वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, या 3 वाला समझाओ? कौन सा समझाओ? मैम 4 4 वैल्यूज वाला. वाला 4। 4 वैल्यू है ना? अच्छा, फिर से समझा के देखो जरा। एक तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। चलो अब फिर से समझाते हैं एक बार। वेयर इज द मार्कर? यस, हाँ। हमारे पास, अगर आप पीरियड वाइज आंखें बंद करो, ठीक है, और पीरियड वाइज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, तो जितने हर ग्रुप का एक एलिमेंट आपको मिलता जाएगा ना, लेफ्ट से राइट जाओगे तो, है ना? तो जितने ग्रुप से एनकाउंटर करोगे उतने एलिमेंट्स होंगे। ये समझ पा रहे हो? हर ग्रुप का एक एलिमेंट मिलेगा ना तुम्हें 4th पीरियड में? नहीं समझी? यस मैम। Yes, yes. तो बस अब ये देखना है आपको कि एस ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट इस पर्टिकुलर में वो 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लेगा। क्यों? क्योंकि 4 वैल्यूज अलाउड है स्पिन क्वांटम नंबर की, है ना। अलाउड है। वैसे ही p ऑर्बिटल जो होता है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट अब यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे वो 12 इलेक्ट्रॉन लेगा डी सबशेल, है ना। और डी सबशेल करेंगे वो 10 ले सकता था कि 2 2 2 2 5 × 2 10, बट अब सब में ये 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो डी सबशेल में कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं ग्रुप के वाइज देखूं तो आप ये ध्यान समझ सकते हैं ना कि एस ग्रुप, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स थे मेरे पास। क्यों? क्योंकि एस 2 इलेक्ट्रॉन लेता था। अब मेरे पास 4 ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे एस ब्लॉक में। पीरियड 4 एस ब्लॉक में 4 एलिमेंट्स होंगे, है ना। हाँ दिव्यांश, Yes, ma'am. समझ आ रहा मैम है ना। हाँ मैम ये मैम 3 मैम ये 4f नहीं आएगा इसमें पीरियड में मैम 4 पीरियड में f नहीं आएगा। एफ कैसे आ सकता है? 4th पीरियड N4 हुआ ना। यस मैम। तो एलिमेंट्स गिनने, अभी जो मैंने पिछले वाला लॉजिक बताया उसमें 4s था, 4p था, 3d था, 2s थोड़ी आ सकता है। n-2s चाहिए ना तुम्हें, वो थोड़ी आ सकता है। नहीं समझा? समझ गया? तो अब मेरे पास 4 हो गए तो आप बस डबल कर दो, क्योंकि अब 2 की जगह 4 होंगे, 10 की जगह और 6 की जगह 12 होंगे, तो आपके पास 36 एलिमेंट्स होंगे रादर देन 18। ठीक है। Yes, ma'am. चलो आगे चले, क्लियर हो गया? रब करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको मैक्सिमम हद तक विजुलाइज हो गया है। हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स अगर मैं दे दूं, हाइपोथेटिकल ग्रुप्स में बनवा दूं, हाइपोथेटिकल पीरियड्स में बना दूं, तो भी आप काफी हद तक विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स आएंगे और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल की कहानी खत्म करते हैं और पीरियोडिक टेबल के यूज की तरफ चलते हैं। दैट इज हमें पीरियोडिसिटी की बात करनी है, हमें बहुत सारे इफेक्ट्स की बात करनी है जो हमें इन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। ठीक है, तो अब सीधा हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करने के बाद आते हैं कुछ इफेक्ट्स पे। पीरियोडिसिटी में कुछ कुछ चीजें जो हमें स्टडी करनी है उनकी तरफ। उनमें से सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ स्टडी करनी है बेटा वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, अगर आप एटम को समझो तो आपके पास न्यूक्लियस है एंड देन यू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेट्स से मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है मतलब मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा ऑब्वियसली, है ना। अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका पूरा का पूरा चार्ज किस पे पड़ रहा होगा, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। ये तो सब मानते हैं। बट वहीं पे अगर मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन तो यही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी लेट्स से प्रेजेंट हैं, समवॉट लाइक दिस। ऐसे कुछ। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं इस इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस पे देखना चाह रही हूं कि इस न्यूक्लियस का कितना न्यूक्लियर चार्ज यहां तक पहुंच पा रहा है। तो अगर इस न्यूक्लियर का चार्ज यहां तक पहुंचना है तो उन्हें इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज इसका फील नहीं करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन
will not experience the complete nuclear charge, will not experience the complete nuclear charge. इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज भाई हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई एक बच्चा एकदम आगे बैठा है, उसके बाद पीछे बच्चा ऐसा कर करके लास्ट तक हमारी सारे बेंचेस भरे हुए हैं, ठीक है, और लास्ट वाले बच्चे पे मेरी कितनी आवाज पहुंच रही है, वो मुझे कितना प्रॉपरली सुन पा रहा है, ये मुझे चेक करना है ना। तो सपोज उस क्लास में एक ही बच्चा होता है, वो आगे आगे बैठा होता, तो उसको तो सारी बातें मेरी सुनाई दे रही होती क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होती। बट अगर एक क्लास फुल पैक्ड है और उसमें लास्ट में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको मैं बोल रही हूँ, पर बीच में जो स्टूडेंट बैठे वो आपस में बतियाए जा रहे हैं, आपस में बात करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस की वजह से मैं यहाँ अगर हूँ, लास्ट स्टूडेंट यहाँ पर है, तो उसको मेरी कंप्लीट आवाज नहीं आएगी। वाई? बिकॉज ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और डिस्टर्बेंस किस सेंस में क्रिएट कर रहे हैं? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंड रिपल्शन विल गोइंग टू अपोज द अट्रैक्शन। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इसकी तरफ है वो काफी हद तक कैंसिल हो जाएगी इन रिपल्शंस की वजह से। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन बेचारा लास्ट में फंसा हुआ है वो इस न्यूक्लियस के कंप्लीट चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। और इसी कारणवश अगर आप सोचें कि मैं एक न्यूक्लियस यहाँ मान रही हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े शेल्स मैंने यहाँ लगा दिए, लेट्स से मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट इनफिनाइट शेल पे, तो जब इनफिनाइट शेल पर हम होते हैं हम ये अज्यूम करते हैं ना न्यूक्लियस का कोई भी चार्ज, कोई भी तरीके का अफेक्शन इधर इनफिनाइट शेल पे नहीं पहुंच रहा होगा। और इस वजह से मैं ये भी मान सकती हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इस न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर हो चुका है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज क्योंकि जब आप इनफिनाइट शेल पे हो तो अंदर कितने इनफिनाइट शेल्स है और कितने इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चार्ज को धीरे धीरे करके क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। और इस पर बेचारे पे जो चार्ज पहुंच रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है। बोले बात समझ आई है? Yes, ma'am. तो इसी बेसिस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो चार्ज है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, ये चार्ज है एक्चुअल चार्ज। दिस इज द एक्चुअल चार्ज, क्योंकि ये तो पूरा पूरा फील कर रहा है। बट यहाँ जो ये फील कर रहा है ये एक्चुअल नहीं है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एक्चुअली द इफेक्टिव attraction of the nucleus which an outermost electron can feel. So this would be written as, this is actual nuclear charge which an outermost electron can feel, which an outermost electron can feel. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? Z है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बात समझो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि लेट्स से मेरे पास 20 प्रोटॉन है, तो ये 20 के 20 प्रोटॉन का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इकलौता है। बट यहाँ पे अगर मेरे 20 प्रोटॉन है और बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस बेचारे पे 20 का तो चार्ज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगी। कुछ लेट्स से हटा फुटू के कुछ 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये फील कर रहा है। ठीक है, तो उसी सेंस में मैंने ये लिखा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सम कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट। Could you please explain this equation again? हाँ जी, दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो रियल न्यूक्लियर चार्ज एक बंदा फील कर रहा है, ये वाला, तो ये जो फील कर रहा है ये 5 प्रोटॉन का चार्ज है, और एक्चुअल प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है? 20। पर ये 5 को क्यों फील कर रहा है? क्योंकि 15 का कैंसिल हो गया है इस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको मैं अभी समझाऊंगी। यहाँ तक बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes. है ना। तो अगर मुझे ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट को समझना है,
या फिर मैं बोलूं मुझे ये समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, तो मुझे इस सिग्मा को समझना होगा। अगर मैं इस सिग्मा को समझ जाऊंगी, माय वर्क वुड बी डन। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिवली, मतलब कौन ज्यादा कौन कम, क्वालिटेटिवली सिग्मा को समझेंगे और एक बार क्वांटिटेटिवली समझेंगे, मतलब वैल्यू निकालेंगे सिग्मा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का। कैन आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें ऑफ सिग्मा, मतलब मैं ये नहीं निकालूंगी कि किसकी सिग्मा की वैल्यू कितनी है, किस ऑर्बिटल की सिग्मा की वैल्यू कितनी है, मैं बस ये पता करूंगी कि किसका सिग्मा ज्यादा और किसका कम। और इसको समझाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका पीछा पूरी केमिस्ट्री में नहीं छोड़ने वाली। ये सारी पीरियोडिसिटी, पूरा चैप्टर, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी जब मैं इस इफेक्ट को समझूंगी। ये इफेक्ट काफी कंफ्यूज करता है, तो इसको समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको फील करना, ठीक है, कि आप इसके मतलब को फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग या शील्डिंग, इसको अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो क्या है? शील्ड करना मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना, बचाना। आजकल फेस शील्ड चल रहा है ना, अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, है ना। तो यही शील्ड, प्रोटेक्ट। स्क्रीन मतलब सेपरेट कर लो अपने आप को, है ना, स्क्रीन कर लो अपने आप को, ठीक है। तो ये छाट लो एक तरीके से, ये मतलब है इन सबका। तो उसी बेसिस पे जरा मैं चलती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखना है। देखो ये है मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा इनर लाइन ऑर्बिटल और ये है मेरा आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। यहाँ पे मेरे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहे हैं भाई? ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ जाने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये कम न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? दीज इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग, the outermost electron from feeling the complete nuclear charge। outermost electron complete nuclear charge feel ना कर पाए, इससे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये कैसे बचा रहे हैं? ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि इसकी तरफ एक पूरा चार्ज नहीं पहुंच पा रहा? भाई अगर सपोज एक बच्चे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे क्लास में, आउटरमोस्ट जो लास्ट में बच्चा बैठा उसको भी मेरी पूरी आवाज पहुंचेगी अगर पिन ड्रॉप साइलेंस हो क्लास में, है ना, सबको मेरी आवाज आएगी। लेकिन अगर यार चैजा झूठू हो रही हो, कोई इधर से बोल रहा है उधर से बोल रहा हो, तो लास्ट वाले बच्चे में मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। तो ये काम यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन शांति से बैठे तो बात अलग है, पर ये शांति से कैसे बैठ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो रिपेयर करेगा ही करेगा, उसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, कट रहा है, ये कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। The cause of shielding, I would say, the cause of shielding is inner line electron repulsion, inner line electron repulsion, है ना भैया, यही काम है। तो बस अब मुझे ये चेक करना है कि कौन से ऑर्बिटल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी ऑर्बिटल में होंगे, तो बस मुझे चेक करना है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम स्क्रीन करेगा, किसमें कैसी स्क्रीनिंग होगी, यही मुझे जो है एनालाइज करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको, है ना? Yes, sir. तो अब जरा ऑर्बिटल वाइज समझते हैं। ये है मेरा s ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये है मेरा p ऑर्बिटल विच इज डम्बेल शेप, ये है मेरा d ऑर्बिटल विच इज
डबल डम्बल शेप। अब आप इसको, क्योंकि भाई प्रोटेक्ट ही तो करना है ना, यही काम कर रहे हैं, और जो आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। तो अब इसको मैं दूसरी एनालॉजी से समझा रही हूँ आपको। क्रिकेट में आप ये समझो कि आपका जो बैट्समैन है वो न्यूक्लियस है, जो हर जगह गेंद फेंक सकता है, ठीक है, हर जगह अपनी बॉल को स्प्रेड कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बॉल को फेंक सकता है। और जो फील्डर्स हैं वो इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उनका काम क्या है, ये जहां भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बाउंड्री तक ना पहुंचाना। और बाउंड्री कौन है, आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए, एनालॉजी समझ गए। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंड्री तक फील्डर्स प्रोटेक्ट करेंगे कि बैट्समैन बॉल ना फेंक सके। वही काम हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंच सके उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये फील्डर्स या फिर इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो सपोज आप लोग, मानो एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास 100 फील्डर्स हैं और ये है वो बैट्समैन जो गेंद से बहुत बढ़िया बैट्समैन विराट कोहली है कुछ, या फिर सचिन तेंदुलकर, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या किया, ये हमारे 100 फील्डर्स है ना, हमने 100 फील्डर्स को बाउंड्री के आसपास स्फेरिकली सिमेट्रिकल घेर दिया कि मार के दिखा तू बाउंड्री, मैं भी देखता हूँ कैसे तू किसी भी डायरेक्शन में बाउंड्री मारेगा हम कैच कर लेंगे, है ना। ये वही हो गया ना, किसी भी डायरेक्शन में बाउंड्री मारो, एक ना एक फील्डर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ये रहा वो बैट्समैन, और 100 फील्डर्स में से मैंने 50 फील्डर को उधर लगा दिए, 50 फील्डर इधर लगा दिए। मतलब इधर कोई बॉल मारेगा तो पक्का रोक लेंगे, यहाँ बॉल मारेगा पक्का रोक लेंगे, लेकिन यहाँ अगर बॉल मारेगा या यहाँ चौका छक्का मारेगा तो हम नहीं रोक पाएंगे, या तो फील्डर ही नहीं है ना। और यहाँ देखो, ये रहा मेरा बैट्समैन, मैंने 50 फील्डर्स 100 फील्डर्स को ऐसे अरेंज करा, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25। तो यहाँ मारेगा रोक लेंगे, यहाँ मारेगा रोक लेंगे, यहाँ मारेगा रोक लेंगे, यहाँ मारेगा रोक लेंगे। लेकिन अगर तूने यहाँ इन दोनों के बीच में से हिट किया बॉल को, यहाँ से हिट किया, यहाँ से हिट किया, तो हमारे पास कोई फील्डर नहीं है। तो बताओ कौन सी इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव फील्डिंग कौन सी है, S orbital. इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया ना, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये एग्जांपल अपने दिमाग से भूलना मत एनी हाउ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ऐसा घुमा देगा ना कि तुम खुद भी समझ नहीं आएगा क्या करना है। और स्कूल वाले क्या बोलते हैं, बेटा जहां ना समझ आए वहां शील्डिंग इफेक्ट लगा देना, बट ऐसे थोड़ी चलता भैया, एंट्रेंस में काम ऐसे नहीं चलता ना। इसलिए बड़े ध्यान से इस एग्जांपल को रखना है। ऑब्वियसली बेस्ट फील्डिंग हुई इसकी, फिर इसकी, तो उसी बेसिस पे अगर मैं अपनी फील्डिंग ना बोल के शील्डिंग वर्ड लगा दूं, तो अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट बात करूंगी, क्या आपको अपने आप ही समझ नहीं आ जाएगा कि एस ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत अच्छी होगी पी के कंपैरेटिवली। ऐसे लिखे अगर हम, एस की शील्डिंग कंपैरेटिवली अच्छी होगी पी से, और पी की शील्डिंग अच्छी होगी डी से, और डी की शील्डिंग अच्छी होगी एफ से, क्योंकि एफ तो और ऐसा ही है, और डबल नंबर से और जगह जगह जो है खाली मिल जाएगी हमें, ताकि मेरा फील्डर बैट्समैन जो है बैटिंग कर दे। तो शील्डिंग इफेक्ट आप एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम होती है, डी और एफ ऑर्बिटल की मिनिमम होती है, पी की ठीक ठाक होती है। ये बात सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब ध्यान से समझिए, ये जो एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग ज्यादा अच्छी है पी से, पी की अच्छी है डी से, डी की अच्छी है एफ से, इसको दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। हम बोलेंगे एक तो गुड शील्डर्स और पुअर शील्डर, ठीक है। मैं बेस्ट शील्डर, पुअरेस्ट एक्सट्रीमिटी की बात नहीं करूं, गुड और बैड, ठीक है, ऐसी बात करूं। तो गुड में मेरे पास आएंगे एस और पी, हालांकि एस बेटर होगा पी से, बट गुड शील्डर्स माने जाएंगे एस पी दोनों, और पुअर शील्डर्स माने जाएंगे डी और एफ दोनों। तो डी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी एस एंड पी कंपैरेटिवली शोज द बेटर शील्डिंग इफेक्ट। ये बात क्लियर? Yes, ma'am. ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, सुनो ध्यान से, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इनर लाइन इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में बैठाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से शील्ड करेगा न्यूक्लियर चार्ज को, रादर देन अगर मेरा इनर लाइन इलेक्ट्रॉन पी में बैठेगा। एंड अगर मेरा इनर लाइन इलेक्ट्रॉन डी एफ में होगा तो उनकी शील्डिंग टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट
इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज रीचिंग द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम होगा। मतलब अगर मेरे इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ में होंगे तो वो न्यूक्लियर चार्ज को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने देंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये पुअर शील्डर है। बोलो बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना। इफ inner lying electrons are present in d or f orbital, then they will not be able to shield nuclear charge, and hence nuclear charge will reach the outermost electron. nuclear charge outermost electron तक पहुंच जाएगा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर sp में प्रेजेंट रहेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाएगा। बोले बात क्लियर? तो डाउट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये Yes, ma'am. सेशन हम यही खत्म करते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन पे। अगली क्लास में हम चलेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस शील्डिंग इफेक्ट, जो कि हम लोग सिग्मा अब कैलकुलेट करेंगे, और वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लेटर्स रूल से। स्लेटर्स रूल देखो, वैसे सच बात बताओ, आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसके ऊपर कभी सवाल नहीं आया है, बट नो कभी कुछ नहीं पता कब आ जाए, है ना? तो पता रहना चाहिए। स्लेटर्स रूल हम पढ़ेंगे, कैसे सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, क्वांटिटेटिवली हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बट इस चीज को आप मेरे बहुत ध्यान रखेंगे, दोहराएंगे, और आपका वर्क, आप लोगों ने डी ब्लॉक अच्छे से याद करा था जो मैंने पिछली क्लास का आपको होमवर्क दिया था,